हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकोलॉजी बाय के.एस. हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 साइकोलॉजी, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. उसका ये पार्ट 2 वीडियो है. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंटेलिजेंस. सो इंटेलिजेंस, मुझे पता है कि आप लोग सब इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स हो, बट देयर आर वेरियस पैरामीटर्स ऑन विच इंटेलिजेंस इज़ मेजर्ड एज वेल एज द नोशन ऑफ इंटेलिजेंस इज़ ऑल्सो डिफर्ड. कुछ लोगों ने कहा कि इंटेलिजेंस ये होती है, सब ने अपने अपने तरीक़ों से डिफ़ाइन किया. तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं. इसके अंदर मैं आपको पूरा पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ जो की पॉइंट्स हैं उनको मैं आपको बोलूँगी कि याद कर लीजिए, क्योंकि वो MCQs के फॉर्म में आ सकते हैं या और किसी फॉर्मेट के अंदर आ सकते हैं, आप से पूछ सकते हैं. सो इंटेलिजेंस इन्होंने बताया है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक्सप्लेन्स इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग. ये आपको याद रखना है, परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग. फिर उसके बाद एक हम शख्स के बारे में बात करेंगे, एल्फ्रेड बीनेट. तो एल्फ्रेड बीनेट जो है, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु वर्कड ऑन इंटेलिजेंस. तो इसमें आ सकता है कि हु वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु वर्कड ऑन इंटेलिजेंस, जिन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में पता लगाया. सो ही वॉज एल्फ्रेड बीनेट. तो एल्फ्रेड बीनेट डिफाइन उन्होंने किया. ही डिफाइंड इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल. कि यू आर एबल टू जज समवन अच्छे से, you are able to understand each and every aspect of your surrounding, and you are able to reason well, you are able to think which is right, which is wrong. तो उसे एक इंटेलिजेंट इंडिविजुअल इन्होंने कहा है. ठीक है. फिर उसके बाद हमारा अब आया नेक्स्ट चीज़, Wechsler's whose intelligence tests are most widely used understood intelligence in terms of functionality. उन्होंने फंक्शनैलिटी के टर्म्स पे उसे समझा. दैट इज़ वैल्यू फॉर अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट. कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि बहुत बच्चे हैं जो बाहर पढ़ने जाते हैं, तो क्या वो अपनी सराउंडिंग्स को अडेप्ट कर पाते हैं. तो इन्होंने यही बोला है कि एक पर्सन हु इज़ एबल टू अडेप्ट हिज सराउंडिंग्स एंड ऑल्सो एबल टू मॉडिफाई इट. हम आगे पढ़ेंगे किसने इसमें और ऐड किया है, पर इन्होंने बोला है कि अ पर्सन हु इज़ एबल टू अंडरस्टूड इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, जो अडेप्ट कर पा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, ये चीज़ वेचलर ने आकर आपको बताई. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे हैं वो है और इनकी डेफिनेशन आगे कंटिन्यू करते हैं. तो ही डिफाइंड इट एज द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली विद हिज और हर एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे एनवायरनमेंट एक की रोल प्ले करता है. फिर उसके बाद इन्हें बताया अदर साइकोलॉजिस्ट सच एज गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग have suggested that intelligent individual not only adapts to environment but also modifies or shapes it. जैसे मैंने आपको बताया, तो स्टर्नबर्ग और गार्डनर ने भी ये चीज़ बोली. स्टर्नबर्ग और गार्डनर ये भी बोली कि आप सिर्फ इंटेलिजेंस को आप अडेप्ट नहीं करते. ये जो इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स है, ये सिर्फ अडेप्ट नहीं करते एनवायरनमेंट को, पर ऑल्सो मॉडिफाई भी करते हैं. सिर्फ अडेप्ट नहीं करते, पर वो मॉडिफाई भी करते हैं साथ में. ठीक है. अब इन्होंने बताया कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड हाउ इट इवॉल्व्स. तो इसमें इन्होंने यही बताया, आगे अब हम पढ़ेंगे. तो इसमें 3 मेन पॉइंट्स हो गए कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या कहा, फिर उसके बाद एल्फ्रेड बीनेट ने क्या कहा, फिर उसके बाद वेचलर ने क्या कहा, और फिर गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग ने क्या कहा. तो आपको ये याद रखना है. वैसे इस पे क्वेश्चंस तो नहीं आते, पर इसमें आपको फिल इन ये MCQ ज़रूर मिल जाएगी. फिर अब हम आते हैं थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस. सो चिल्ड्रन, अब ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं. आगे भी हम देखेंगे कि आगे भी बहुत क्वेश्चंस आएगी, क्योंकि ये सारा टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है. ये थोड़ा लंबा होने वाला है. सो आप
चलो अब चलते हैं। अब है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। सो थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर इन्होंने बताया है कि देयर आर वेरियस थ्योरीज़, या फिर आप कह सकते हैं अप्रोचेस टू साइकोलॉजी, कि आप कैसे आप इंटेलिजेंस को पढ़ोगे, तो उसकी अलग अलग अप्रोचेस है। ठीक है, इन अप्रोचेस के अंदर वेरियस थ्योरीज़ आती है कि कुछ थ्योरीज़ आर बेस्ड ऑन साइकोमेट्रिक या स्ट्रक्चरल अप्रोच, कुछ थ्योरीज़ आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो इन्हें बताया कि द साइकोमेट्रिक अप्रोच कंसीडर्स इंटेलिजेंस एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़। इट एक्सप्रेसेस द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो इन्होंने बताया है साइकोमेट्रिक अप्रोच की एक खासियत ये है कि ये एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़ पर भरोसा करता है कि आप बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, उन सब का इन्होंने एक साथ टोटल कर लिया, उन पे लोगों को मेजर करते हैं। ठीक है, आप फर्दर अपनी स्टडीज़ करेंगे तो इसमें और डीपली समझेंगे, पर अभी आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया जा रहा है। तो इन्होंने बताया कि इट एक्सप्रेसेस इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। कि कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है, कॉग्निशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ नोइंग। तो इसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं इंडिविजुअल को इन टर्म्स ऑफ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। ये बहुत सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, उसमें आप एक सिंगल इंडेक्स से सबको मेजर कर रहे हैं कि क्या इसमें ये है, क्या इसमें ये एबिलिटी है, तो इन सब का एग्रीगेट बना लिया है। फिर उसके बाद सेकंड जो हमारी है वो है, आप साइकोमेट्रिक को ही स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, अब है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच डिस्क्राइब्स द प्रोसेस people use in intellectual reasoning and problem solving. The major focus of this approach is on how an intelligent person acts. तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि कैसे एक इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट्स करता है, कैसे वो रिएक्ट करता है, कैसे वो हम अपने जो एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करता है। तो इसमें यही बताया गया है कैसे एक इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट करता है, क्या वो टेक्निक्स यूज़ करता है रीजनिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो ये सब करता है। अब इन्हें बताएं कि रादर देन फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस और इट्स अंडरलाइनिंग डायमेंशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एम्फेसिस ऑन कॉग्निटिव फंक्शंस अंडरलाइंग इंटेलिजेंट बिहेवियर। तो हम ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है वो फोकस करती है आपकी कॉग्निटिव फंक्शंस पे, कॉग्निटिव फंक्शंस पे वो फोकस करती है। वेयर एज जो ये साइकोमेट्रिक अप्रोच है, इट फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस और इट्स अंडरलाइनिंग डायमेंशंस। वही मैंने बताया कि एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज, सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, तो ये अंडरलाइनिंग डायमेंशन पे फोकस करती है। वेयर एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जनरली फोकसेस ऑन द कॉग्निटिव फंक्शंस अंडरलाइनिंग इंटेलिजेंट बिहेवियर, कि एक इंटेलिजेंट पर्सन का क्या बिहेवियर रहेगा, कि वो कैसे एक्ट करेगा, उस पे फोकस करती है अपनी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। सो इसके अंदर डिफरेंस आता है, तो आप याद कर लीजिए इसके पॉइंट्स, क्योंकि इसमें डिफरेंस पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। अब हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरीज, जैसे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरीज दैट कम अंडर साइकोमेट्रिक अप्रोच, थ्योरीज दैट कम अंडर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ठीक है, ये जो थ्योरीज़ है दीज आर बेस्ड ऑन साइकोमेट्रिक अप्रोच विच इज़ एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़, की बहुत सारी एबिलिटीज़ है, उनकी एग्रीगेट, उनका पूरा टोटल, ठीक है, उस पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये सारी साइकोमेट्रिक अप्रोच पे बेस्ड है। तो फर्स्ट थ्योरी यहाँ पे हम देखते हैं, वो हमें दी है एल्फ्रेड बीनेट ने। ही वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु ट्राई टू फॉर्मलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो एल्फ्रेड बीनेट, तो अब इन्होंने बताया कि बीनेट्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वर रादर सिंपल एज इट अरोज फ्रॉम हिज इंटरेस्ट इन differentiating more intelligent individuals from less intelligent individuals. He therefore conceptualized intelligence as consisting of one similar set of abilities which can be used for solving any or every problem in individual's environment. तो इन्होंने बताया, इनकी थ्योरी क्या बताती है कि एक इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स
एक मोर इंटेलिजेंट इंडिविजुअल एक लेस इंटेलिजेंट इंडिविजुअल से कैसे डिफ़र करेगा। और इन्होंने बताया कि देयर आर सम एबिलिटीज़, तभी ये साइकोमेट्रिक अप्रोच में आई है क्योंकि ये भी एबिलिटीज़ के ऊपर बात करी है। तो इन्होंने बोला देयर आर सम एबिलिटीज़ दैट जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो इसे अडेप्ट करते हैं। वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ है जो हर इंटेलिजेंट पर्सन है वो अडॉप्ट करता है फॉर सॉल्विंग एनी और एवरी प्रॉब्लम इन इंडिविजुअल्स एनवायरनमेंट। हिज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज टोल्ड एज यूनिफैक्टर थ्योरी। तो इन्होंने बताया है यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है एल्फ्रेड बीनेट ने। तो इन्हें बताया देयर आर वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ जो इंटेलिजेंट पर्सन यूज़ करते हैं फॉर सॉल्विंग एनी कोई सी भी प्रॉब्लम। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चार्ल्स स्पीयरमैन की थ्योरी। सो चार्ल्स स्पीयरमैन प्रपोज दी टू फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड ही यूज्ड अ स्टैटिस्टिकल मेथड। इसके बारे में इतना डीपली बताया नहीं गया है, आप फर्दर अपनी जब बैचलर्स करेंगे या मास्टर्स करेंगे तब आप समझेंगे। तो स्टैटिस्टिकल मेथड इन्होंने यूज़ किया है फैक्टर एनालिसिस। He showed that intelligence consisted of a general factor which is G factor and some specific factor which is S factor. The G factor includes mental operations which are primary and common to all performances, whereas जो and G factors जो है G factors के अलावा there are some specific factors. These are contained in what is called S factor. Excellent singer, architect, scientist, athletes may be higher on G factor, but in addition to this, they also have specific ability which allows them to excel in their respective domains. तो इन्होंने क्या दिया चार्ल्स स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी। अब इन्होंने बताया देयर आर टू फैक्टर्स विच डिफाइन एन इंटेलिजेंट पर्सन। मैंने कहा कि जनरल फैक्टर जो होता है वो सब में होता है, वो प्राइमरी होता है एंड इट इज़ कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंसेस, वेयर एज स्पेसिफिक फैक्टर्स जो होता है वो इंटेलिजेंट सिंगर्स में होता है, आर्किटेक्ट्स में होता है, साइंटिस्ट में होता है, एथलीट्स में होता है। उनमें एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है, स्पेशल फैक्टर होता है जनरल के अलावा। तो इसमें इन्होंने इस चीज़ में बताया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये चार्ल्स स्पीयरमैन की इम्पॉर्टेंट है, वो ये आती है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट इन्होंने बताया कि ल्यूइस थर्स्टन की थ्योरी, ठीक है, ल्यूइस थर्स्टन की थ्योरी इन्होंने बताया विच इज़ थ्योरी ऑफ प्राइमरी एंड मेंटल एबिलिटीज़। थ्योरी ऑफ प्राइमरी एंड मेंटल एबिलिटी स्टेट्स दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ seven primary abilities, each of which relatively independent of other। तो इन्होंने कहा है कि देयर आर सम मेंटल एबिलिटीज़ है ना, देयर आर 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ एंड ये जो है ये इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स यूज़ करते हैं। दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, मतलब किसी का होना या ना होने से किसी दूसरे पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक जैसे ये न्यूमेरिकल एबिलिटी किसी में ज़्यादा है तो वो डिफ़ाइन नहीं करेगा कि आपकी जो से वर्बल कॉम्प्रीहेंशन है उस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो ये सारी एबिलिटीज़ आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। वैसे ये आती नहीं है एग्ज़ाम में, बट ऑन अ सेफर साइड एक बार आप देख लीजिए। फिर उसके बाद अब हम पढ़ते हैं आर्थर जेनसन की थ्योरी। आर्थर जेनसन ने क्या किया है, हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस कंसिस्टिंग ऑफ एबिलिटीज़ ऑपरेटिंग एट 2 लेवल्स, लेवल 1 एंड लेवल 2, ठीक है। तो आर्थर जेनसन ने हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिया, जिसके अंदर उन्हें हायरार्की से हम समझ ही रहे हायरार्की क्या होती है, ऐसी सी कुछ होती है ना। तो हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस में इन्होंने बताया एक लेवल 1 होगा और एक आपका होगा लेवल 2, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो लेवल 1 होती है इट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव लर्निंग इन विच आउटपुट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू इनपुट। जैसे रोट लर्निंग, तो हमें पता है कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर रोट लर्निंग होती है ना, जैसे हिस्ट्री हो गया, इनके अंदर रोट लर्निंग होती है इन विच आउटपुट इज़ मोर सिमिलर, आउटपुट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू इनपुट, ठीक है। जो आपके टीचर ने बोला कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, तो आपको जाके लिख के आना है, ये एक चीज़ हुई। सेकेंड हमारा जो हुआ वो हुआ
Level 2 is called the cognitive competence. Cognitive competence involves higher order skills as they transform the input to produce an effective output. तो हायर ऑर्डर स्किल्स हो गए, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ साइकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट हो गया, साइंस जैसा सब्जेक्ट हो गया, जिसके अंदर एक हायर ऑर्डर लर्निंग हुई है ना, एज दे ट्रांसफॉर्म द इनपुट, क्योंकि आपको इन्वेंशंस करने होते हैं तो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म द इनपुट जो आपको दिया टू प्रेजेंट एन इफेक्टिव आउटपुट। ठीक है, जैसे इंजीनियर्स करते हैं, साइकोलॉजिस्ट करते हैं, तो आप नई नई टेक्निक्स बनाते हो, तो दिस इज़ कॉल्ड एज कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। अब हमारे जेपी गिलफोर्ड पे आ जाते हैं। जेपी गिलफोर्ड ने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल दिया, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल इन्होंने दिया। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल which classify intellectual traits among 3 dimension: operations, contents and products. तो ऑपरेशंस आर व्हाट द रिस्पोंडेंट डज। ठीक है, तो इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल के अंदर इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स को 3 डायमेंशन में क्लासीफाई किया कि कुछ होते हैं डायमेंशंस के अंदर आते हैं, कुछ कंटेंट्स के अंदर, कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ऑपरेशन मतलब जो रिस्पोंडेंट करता है, जैसे कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट थिंग प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, इवैल्यूएशन, ये सब हो गया। कंटेंट रेफर्स टू द नेचर ऑफ मटेरियल। हम बोलते नहीं है क्या कंटेंट है ना, तो कंटेंट रेफर्स टू द नेचर ऑफ मटेरियल और इन्फॉर्मेशन ऑन विच इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस आर बीइंग परफॉर्म्ड। तो जैसे इसके अंदर हो गया आपका विजुअल, कि कंटेंट कैसा है, विजुअल है कि ऑडिटरी है, सुन या फिर सिंबॉलिक है, नंबर्स के जैसा है, सीमेंटिक है, कैसा है, बिहेवियरल है, कैसा है। अब इन्होंने बताया कि प्रोडक्ट्स रेफर टू दी, अब प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट्स रेफर टू दी फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज़ प्रोसेस्ड बाय द रेस्पोंडेंट। ठीक है, कि कौन से फॉर्म के अंदर किस मतलब एक तरीके से आप यूनिट कह लीजिए, है ना, ये जो हम मैथ्स में यूनिट यूज़ करते हैं, तो कौन से यूनिट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है इट इज़ बीन प्रोसेस्ड बाय द रेस्पोंडेंट। ठीक है, फॉर्म क्या है उसका, तो जैसे ने बताया यूनिट्स आ गया, क्लासेस में करा है, रिलेशन सिस्टम कि किस में ट्रांसफॉर्म किया है, इम्प्लीकेशंस किस में ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, तो ये इसका हो गया। आप एक बार ये ईयर याद कर लीजिए, वैसे ये इतनी कैटेगरीज इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार ध्यान रख लीजिए। सो बच्चों, आज मैं आपको यहाँ तक ही पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट से हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। सो आप घर जाके ज़रूर रिवाइज़ करें, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड आपको मेरी हेल्प पड़ी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू।